अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सना खान, हेड ऑफ पार्टनरशिप्स एट मरहम और मरहम पॉडकास्ट के एक बहुत ही ज़बरदस्त एपिसोड में आपको वेलकम करती हूँ। हमारे स्टूडियोज़ में आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का एक बहुत की प्लेयर है। कैसे की प्लेयर हैं जनाब? वो ऐसे कि पैसा किसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, पैसे हम सबको पसंद भी हैं, हमें ज़रूरत भी है और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को चेंज भी करते हैं। लेकिन आज की जो पॉडकास्ट है इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हम डिस्कस करने वाले हैं कि सिर्फ पैसा क्वालिटी ऑफ लाइफ को चेंज नहीं करता, बल्कि उसके साथ कुछ और एलिमेंट्स भी ज़रूरी हैं जो कि आप चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, आपकी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। लेकिन उससे पहले चलेंगे गेस्ट की तरफ, इनसे पूछेंगे कि कौन है माजिद कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। आपने मुझे पॉडकास्ट के लिए इनवाइट किया और कोई ऐसी चीजें शेयर करने का मौका दिया जो शायद में भी दूसरे लोगों के लिए बेनिफिट की चीजें हों, तो आई होप सो कि एक अच्छा सेशन रहेगा। इंशाल्लाह जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अच्छा, सबसे पहले तो सर ये बताइए कि जैसे अभी मैंने स्टार्ट में ही कहा कि पैसा ही सिर्फ ज़िंदगी गुजारने के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। पैसे के से आगाज़ मैंने इसलिए किया क्योंकि माजिद भाई हैज़ बीन इन दी बैंकिंग इंडस्ट्री फॉर 25 ईयर्स नाउ। जेएस बैंक के साथ काम कर रहे हैं, एक बहुत ही की पोजीशन पे हैं और उस की पोजीशन के ऊपर बाकायदा अवार्ड भी विन कर चुके हैं। और ये सारी चीज़ें इस तरह से पॉसिबल होती हैं जब आप अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखते हैं। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन सर पहले मेरा पहला सवाल कि कौन है माजिद कुरैशी? जी, मुझे इस बैंकिंग इंडस्ट्री में तो ऑलमोस्ट 25 इयर्स हो गए हैं और कोशिश यही है कि कोई अच्छा अर्न करके आपकी अच्छी टीम को हम तैयार करें जो फ्यूचर में इस बैंकिंग इंडस्ट्री को सर्व कर सके। और जहाँ तक की बात, बिल्कुल मेरा ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से है और आज तक जितनी भी एफर्ट है उसमें अच्छे टीचर्स की थ्रू है और अच्छे मेंटोर्स मिलते रहे, उन्होंने कैरियर में बड़ा सपोर्ट किया, डायरेक्शंस मिलती रही उनके थ्रू। उनको क्रेडिट देना मैं बन जाता हूँ कि उनके बगैर, इस डायरेक्शंस के बगैर इतनी ग्रोथ या इतना इस लेवल पे आना बड़ा मुश्किल था। और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि फ्रॉम लास्ट 5 ईयर से मैं एज अ रीजनल हेड सर्व कर रहा हूँ जेएस बैंक में और ऑलमोस्ट हम लोग ऑलमोस्ट कोई 600 कंपनीज को मैनेज कर रहे हैं जो ऑल ओवर पंजाब में है। उनके ट्रांजैक्शन बैंकिंग के जो जितने भी अफेयर्स हैं उनको मैनेज करते हैं, तो दैट्स इट। बैंकिंग सर, पाकिस्तान में ये इकोसिस्टम कितना कट थ्रोट है आपके मुताबिक? बैंकिंग तो आप थ्रू आउट देखें ना तो काफी ग्रो कर चुकी हुई है। इस टाइम जो आया अनबैंक जो है, आपको पता ही है कि जैसे स्टेट बैंक भी ये चाहता है, आईएमएफ भी ये चाह रही है कि हमारे पास जितने भी लोग हैं किसी भी बिजनेस से रिलेटेड है उन सबको हम बैंकिंग चैनल पे ला सके, बिल्कुल, ताकि उनकी जो जितनी भी जो ग्रोथ है उसमें सपोर्ट भी मिल सके और एक ट्रांसपेरेंसी आ सके कि हमें पता हो कि कौन सा बिजनेस कितनी ग्रो कर रहा है और कैसे उसको क्या इश्यूज आ रहे हैं, उन इश्यूज में उनको क्या सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट के एंड से, बैंकिंग के एंड से क्या सपोर्ट है। आपने देखा होगा कि जितने भी बैंक्स हैं वो कोई ना कोई प्रोमो या स्कीम लेके चल रहे होते हैं कि ताकि वो फॉर द सपोर्ट ऑफ स्टार्टअप्स, फॉर द सपोर्ट ऑफ बिजनेस। तो बैंकिंग का और बिजनेस इंडस्ट्री का तो जो आपको पता ही है कि जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। बिजनेस के लाभ बगैर हम लोग चल नहीं सकते और इस तरह से किसी हर बैंक की ख्वाहिश है कि जितना भी सपोर्ट कर सके वो बिजनेस इंडस्ट्री में तो वो कर रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, एक इम्पॉर्टेंट सवाल, अभी जैसे हम पॉडकास्ट से पहले भी ये बात कर रहे थे ऑफ द कैमरा कि देयर वाज अ सर्टेन चैलेंज दैट ऑब्वियसली वुड हैव अफेक्टेड योर परफॉर्मेंस इन वर्क एंड योर फैमिली लाइफ टू सर्टेन एक्सटेंट एज वेल। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले एक ब्रॉडर सवाल ये है कि फाइनेंस में ख़ास तौर पे जो रिसोर्सेज काम करते हैं, जो टीम मेंबर्स प्रोफेशनल्स काम कर रहे होते हैं, आपके नज़दीक उनके लाइफस्टाइल में हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए कोई से 2 बड़े चैलेंजेस क्या हो सकते हैं? अच्छा देखें सर, इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में डिस्कस आपसे करना चाहूंगा कि जो प्रॉब्लम आती है ना फाइनेंस वालों को भी, या आई थिंक सो कि किसी भी जो लोग जो कहते हैं जॉब कर रहे होते हैं, सर्विस कर रहे होते हैं, उनको ज्यादातर इश्यूज आते हैं कि वो अपने काम के प्रेशर को बहुत ज्यादा अपने ऊपर ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी जॉब भी सफर करती है और उनकी सेल्फ सफर करती ही है। तो जो जहाँ तक मैंने सीखा या मैंने जो समझा कि इसको बैलेंस करना बड़ा जरूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप किस इंडस्ट्री से आपकी एफिलिएशन है या किस इंडस्ट्री को आपने ज्वाइन किया हुआ है, उसकी आपको खुद से समझ कितनी है।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बैंकिंग को ज्वाइन किया और बैंकिंग मेरे नेचर की नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस डेवलप होना शुरू हो जाएगा। डे टू डे के जब उस पे हम काम नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा स्ट्रेस जो कल को आपके लिए किसी खतरनाक बीमारी का सोर्स भी बन सकता है। तो मेरे नजदीक तो ये चीज बहुत जरूरी है कि अब तो खासतौर पे जो बैंक के एचआर हैं वो उस पर बहुत ज्यादा फोकस है कि हमने वो रिसोर्स लेना है जो बैंक के लिए तैयार हुआ है, बैंक की एजुकेशन लेके आया और बैंक की नेचर ऑफ वर्क को समझ सकता है। इसी तरह से अगर हम उस चीज को समझ लें, तो आपकी बात बिल्कुल सही थी कि आप अगर देखिए ना पिछले कुछ अरसे में जितने भी हार्ट के केसेस है, हार्ट अटैक के केसेस हैं, काफी ज्यादा लोग बैंकिंग सेक्टर से भी बिलोंग करते हैं। अब पता चलता था कि फलाने बैंक का एक मैनेजर है, वो अपने टारगेट की स्ट्रेस की वजह से उसकी डेथ हो गई है या उसका हार्ट अटैक हो गया। ये चीजें सब तब डेवलप होती हैं जब आप अपने काम को नहीं समझ पाते या आपका ताल्लुक उस फील्ड से नहीं है, लेकिन आपने ज्वाइन कर ली क्योंकि आपको एक अच्छी सैलरी चाहिए, आपको एक अच्छा लिविंग स्टाइल चाहिए, तो वो वहां से चीजें खराब होना शुरू हो जाती हैं। आपको सबसे पहले अपने काम की समझ होनी चाहिए। और मैं तो ये समझता हूँ, देखिए मैंने कई जगह पे भी आपके बात करता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि जो बैंकिंग है ना वो बड़ा रिफाइंड प्रोफेशन है। स्पेशली अगर आप बात करें पाकिस्तान में जितने भी प्रोफेशन हैं, आई ऑलवेज रेट जो यूनिफॉर्म फोर्सेस हैं उनको, उसके बाद डॉक्टर्स को, और आई थर्ड पे मैं रेट करता हूँ अपनी बैंकिंग इंडस्ट्री को कि यहाँ पे व्हाइट कलर लोग होते हैं और यहाँ पे लोगों का जो विजन है वो डिफरेंट होता है और ये लोग अच्छा काम कर रहे होते हैं क्योंकि आप एक सोसाइटी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसमें आपको ये बात खुद से फील करनी है कि आपका जो काम है वो बहुत अच्छा है और आपको उस काम को समझना बहुत जरूरी है। जब आप उस काम को समझ लेते हैं तो आपको उस पे एक्सेल करने का तरीके निकलना आने शुरू हो जाते हैं कि इसको मैंने आगे लेके कैसे चलना है। जब आप तक अपने काम को आप समझ नहीं सकेंगे, या देखिए जैसे मैं ये कहता हूँ कि हम लोग जैसे बैंक में बैठे हुए हैं तो हमारे पास तो ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री की एक्सेस होती है, बहुत सी इंडस्ट्री हमारे पास आके बात कर रही होती है और हमें कई दफा ये भी कहा जाता है कि आप हमारे साथ पार्टनरशिप कर लें, हम आपको पर्सनली इस पे कुछ गेन भी देंगे, ये चीजें भी होती हैं। वो चीजें ना आपको एक लेवल से स्ट्रेस की तरफ लेके जाती हैं। अब आपके जेहन में यार मेरे पास आया था, मैंने इससे बात भी की है, अच्छा ये बात अब मेरे आसपास के लोगों को ना पता चले, उससे भी चीजें स्ट्रेस का सोर्स बनना, स्ट्रेस की वजह बननी शुरू होती है और वो चीज आगे जाके बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है। आप अपने काम की भी स्ट्रेस ले रहे हैं, आपने एक एक्स्ट्रा जो कमिटमेंट की उसकी भी आपको स्ट्रेस ले ली है और उसके बाद से चीजें आपको पता ही है कि हर तरह की बीमारी आजकल आ गई है, तो ये चीजें बनती है। तो मेरे नजदीक जो बेस है ना वो ये है कि आपको अपनी जॉब की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। लाइकवाइज बैंकिंग है तो लाइकवाइज किसी भी इंडस्ट्री में, आप ऐसी इंडस्ट्री में है जो आपकी लाइन की नहीं है या आपकी नेचर से वो फेमिलियर नहीं है, तो आपके लिए स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपने इस पूरे पिछले सवाल के जवाब में ना एक चीज़ की रिपीटेडली बात करी, तो मैं उसी पे बिल्ड करूँगी कि मेंटल हेल्थ एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और उतना ही अंडररेटेड है, अंडर वैल्यूड है, अंडर डिस्कस्ड है इन पाकिस्तान। पिछले कुछ 2-3 साल में इसकी अवेयरनेस पे बहुत लोगों ने इंडिविजुअली फोरम वाइज बात करने की कोशिश भी की। अब हम ये देख रहे हैं कि एचआर के फंक्शंस में भी इस चीज़ को अब इंक्लूड किया जाने लग गया है। आपने जैसे अभी कहा ना कि बैंकिंग के एचआर इसके ऊपर बहुत फोकस अब कर रहे हैं कि जो रेलिवेंट स्किल्स वाले लोग हैं उन्हीं को लाया जाए बैंकिंग सेक्टर में या किसी भी और सेक्टर में। इट स्टैंड्स ट्रू। मेंटल हेल्थ को कितना वेटेज दिया जाता है बैंकिंग में और कितना एक्चुअल में उसका वेटेज बनता है, और परफॉर्मेंस के जो गोल्स हैं, ऑब्वियसली आप एक रीजन को हेड कर रहे हैं तो उसमें आपके अंडर बहुत सारी टीम्स भी आती होंगी, क्रॉस फंक्शनल भी बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, तो परफॉर्मेंस गोल्स को सर मेंटल हेल्थ के साथ कैसे बैलेंस करते हैं आप अपनी टीम्स में? उसमें देखिए हमने हर चीज के ना केपीएस बनाए होते हैं जिसका स्कोर एक मेंटेन हो रहा होता है, उसकी वेटेज होती है हर केपीआई की। उसके अंदर आपकी जो मेंटल प्रेजेंस है, मेंटल हेल्थ है, उसके भी एक नंबर्स है और इसको ऐसा बड़े क्वार्टरली मॉनिटर भी कर रहा होता है। हम लोग तो खैर मंथली भी उसको देख रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदे के पास काम कितना है और वो काम उसके पास वो कितने स्पीड से उसको कर पा रहा है, तो उसको सपोर्ट किस किस्म की चाहिए ये भी हम लोग देखते हैं, इसको भी मॉनिटर कर रहे होते हैं। इसी तरह से जो कौन सा आदमी ऐसा है जो सुबह टाइम पे आ रहा है और शाम को वो टाइम पे वापस आ रहा है। अच्छा, बैंकिंग में आपको एक बात बताऊं कि जो लोग ये बात करते हैं ना कि हम बहुत लेट बैठते हैं, तो जो अच्छे इंडस्ट्रीज है ना वो पसंद नहीं करती कि उनका जो एम्प्लॉय है वो 5:30 अगर कट ऑफ टाइम है तो उसके बाद मैक्सिमम 6 PM के बाद भी अगर वो बैठता है, तो बैंकिंग में आपको अपने सीनियर से परमिशन लेनी होती है कि आपने आज लेट सिटिंग करनी है, तो उसकी रीजन बतानी होती है कि उसकी क्या रीजन है, वो क्या ऐसा कोई असाइनमेंट आपके पास आ गई है और ये क्या वन ऑफ है, क्या ये रिपीट तो नहीं हो रही है।
अगर वो रिपीट हो रही है इसका मतलब है कि वो बंदा के पास टाइम काम ज्यादा है और वो मैनेज नहीं कर पा रहा। देखिए इससे ना सिर्फ कि उसकी अपनी पर्सनल कि उसकी लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही है और उसकी वो एफिशिएंसी भी कभी नहीं आएगी जो वो ओवर टाइम लगा के काम करता है ना, उसमें वो एफिशिएंसी हो ही नहीं सकती जो 9 to 6 उसकी एफिशिएंसी है। ये चीजें सब मॉनिटर हो रही होती हैं और इस पे हम काफी सख्ती से काम भी कर रहे होते हैं कि कोई भी ऐसा इंसान उसके साथ ऐसी एक्स्ट्रा कहते हैं ड्यूटीज ना असाइन की जाए या एक्स्ट्रा वर्कलोड ना दिया जाए जिसकी बेस पे उसकी मेंटल हेल्थ खराब हो रही हो। स्पेशली फिर हम लोग एक देते हैं साल में उसको 15 डेज की लीव देते हैं जिसको मैंडेटरी लीव कहा जाता है, कुछ बैंकों में एनुअल लीव कहा जाता है। उसका मकसद ये होता है कि वो 15 डेज वो अपनी फैमिली के साथ जाके एंजॉय करे। और उसको हमने इसको स्टेट बैंक भी मॉनिटर करा होता है कि कितने लोगों ने इस साल में वो मैंडेटरी लीव ली है कि नहीं ली है। तो ये हेल्दी साइन है और ये मेरा ख्याल में एक बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है। आई थिंक ये प्रैक्टिस अगर पूरे प्राइवेट सेक्टर में अडॉप्ट हो जाए तो उसके काफी बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। लोगों की हेल्थ पे, उनकी फैमिली पे, उनकी लाइफस्टाइल पे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा इसका। बिल्कुल ठीक है सर, आपने तो इतने स्ट्रिंजेंट किस्म के क्राइटेरिया बता दिए, वो वैसे ही किसी को स्ट्रेस में डाल देंगे। लेकिन ये बताएं कि जैसे आपने कहा ना कि उनको मॉनिटर भी कर रहे होते हैं और उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें आप लोग सारी बातें मैनेज भी कर रहे होते होंगे ऑन अ वेरी ब्रॉडर लेवल कि वर्कलोड को कैसे डिवाइड करना है। For people like you who are not only sitting on a very key position, it's very instrumental as well in an institution like a bank, जहाँ पे आपको devil lies in the detail वाली बात है कि you have to be extremely meticulous with your work क्योंकि बहुत sensitive है और जैसे आपने कहा बहुत refined work है। उसके साथ साथ आप एक बहुत एक्टिव लेवल के ऊपर नेटवर्किंग इंडस्ट्री के साथ सोशलाइजेशन को भी मैनेज कर रहे होते हैं। मैं बिल्कुल आपकी इस वक्त बात कर रही हूँ, तो आप अपने वर्कलोड को बैलेंस करने के कोई 1-2 हैक्स बताएं। देखिए सना, बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन है ये। मैं इस पे भी बात करना चाहता हूँ और थोड़ा डिटेल से ही बात करूँगा। देखिए मैंने जब इस इंडस्ट्री को समझा और इसमें जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने ये देखा कि हमारा जो इंडस्ट्री है, बैंकिंग इंडस्ट्री, ये सर्विस मोड में होती है। हम लोग हर तरह की जो बिजनेस क्लास है उसको मिल भी रहे होते हैं, उनके साथ लाइजनिंग भी होती है, उनसे डिटेल भी डिस्कशन हो रही होती है। तो ये इंडस्ट्री आपको बहुत ज्यादा विजन देती है। अगर आप मेरे नजदीक मेरे से पूछे ना कि मैंने अपनी जिंदगी में क्या सीखा, तो मैंने लोगों से बहुत कुछ सीखा। अब जैसे मैं पूरे पंजाब में ट्रैवल करता हूँ तो मैं मुख्तलिफ शहरों में जाके मुख्तलिफ लोगों को मिलता हूँ, तो मुझे उनके बातों से, उनके बिजनेस की इनसाइट से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। यू कैन से कि एनी बैंकर हु वांट टू ग्रो इन देयर हिज कैरियर, उसको बिजनेस सेंस होना उसके लिए बड़ा जरूरी है और बिजनेस सेंस बन जाती है जब आप इतने लोगों को मिल रहे होते हैं, आप डिफरेंट किस्म के बिजनेस की बात कर रहे होते हैं, तो आपको वो ऑटोमेटिकली आप उससे सीख भी रहे होते हैं। छोटी सी एक एग्जांपल है, जब मैं डाउनटाउन में था, मैं स्टैंड चार्ट में था, तो मैं डाउनटाउन में कई ब्रांचेस में सर्व कर रहा था। तो वहां पे आपके एक मार्केट है सराय आलमगीर, जहाँ पे लोहे की शीट्स का काम होता है, स्टील का काम होता है। तो जब मैं उस एरिया में रहा, मुझे ये पता था कि कितने किस्म के लोहे की प्रोडक्शन होती है और ईरान से कौन सी शीट आती है और ईरान की शीट का क्या रेट है और लोकल की शीट का क्या रेट है, पाकिस्तान स्टील मिल से कौन सा वाला स्टील आ रहा है और इम्पोर्ट कौन सा हो रहा है। ये वो चीजें हैं जो आप जब जैसे ही अपने जॉब में सिंसियर होते हैं, अपनी जॉब को समझते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप सीखना शुरू कर देते हैं। और अच्छे बैंकों को ये चीजें सीखनी भी चाहिए। यही चीज मैं अपनी जो टीम होती है मेरे पास, उसको भी सिखा रहा होता हूँ। उनसे भी वीकली या फोर्टनाइटली जब हम इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो उनको ये बता रहे होते हैं कि यार देखो, इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। एक क्लाइंट यही चाहता है कि आपके पास उसकी बिजनेस के बारे में नॉलेज हो। तो इसी तरीके से जब हम लोग बहुत ज्यादा सीख रहे होते हैं और कर रहे होते हैं, तो उसके साथ साथ आपको ये चीज खुद से मैनेज करनी है कि आपकी जिसके लिए आप कमा रहे हैं या जिसके लिए आप जॉब कर रहे हैं, वो है आपकी जात और आपकी फैमिली। तो आपने उनको कैसे मेंटेन करना है, उसका सबसे बेस्ट वे ये होता है कि आप अपनी जितनी भी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स हैं उनको आप 9 to 6 पे रखें और 6 के बाद कोशिश करें कि आपको अपने जो ऑफिशियल कमिटमेंट है उसकी बजाय अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारना हो। अब ये चीज मैंने अपनी फैमिली के साथ भी मेरी है। आपने जब क्योंकि मेरी अपनी बात की तो मैं इसलिए अपनी एग्जांपल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 9 to 5 अगर कोई इमरजेंसी नहीं है तो मेरी फैमिली मेरे से कांटेक्ट नहीं करती। उनको पता है कि यार इसको हमने तंग नहीं करना है, अगर तंग किया तो ये आगे से कहते हैं डिस्टर्ब होगा। तो वो उनको ये पता है कि इसके नजदीक इसका काम कितना इंपॉर्टेंट है। सेम लाइक
मुझे अपने क्लाइंट्स की या फिर मेरे अपने कोलीग्स की कॉल आफ्टर 6 नहीं आती। कोशिश मेरी ये होती है और उनकी भी कोशिश होती है, और एक बड़ा अच्छा हमने एक पैटर्न सेट किया हुआ, एक प्रोटोकॉल है कि अगर इस के बाद कोई कॉल कर रहा है तो वो पहले पूछता है कि यार आपको कॉल कर लें। तो ये खुद से आपको डेवलप करनी पड़ती है चीजें। अगर आप खुद किसी को आफ्टर 6 कॉल करेंगे तो डेफिनेटली फिर वो भी आपको आफ्टर 6 कॉल करेगा। बाउंड्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, जो इमीडिएट क्या जो इमरजेंसी की सिचुएशन है वो ज़ाहिर है वो इसमें इससे एक्सक्लूड हो जाती है चीजें। तो ये चीजें खुद से आपको मैनेज करनी पड़ती हैं, और आपको जैसे मैंने बताया कि जैसे बैंकिंग में बहुत ज्यादा इन चीजों को मॉनिटर भी किया जाता है और हम इस पे बहुत ज्यादा सपोर्ट भी मिलती है हमें अदारे की तरफ से भी। तो उसमें रहते हुए ये चीजें आसान हो जाती हैं। आपने दूसरी बात की सोशल नेटवर्क के अंदर मूव करने की, तो वो बहुत जरूरी है। बैंकिंग में जब तक आप सोशल नहीं होंगे, आपको पूरी इंडस्ट्री में कि लोगों का नहीं पता होगा, इन सोशल गैदरिंग्स के थ्रू तो हम नेटवर्क कर पाते हैं। तो ये चीज बहुत जरूरी है किसी भी बैंकर के लिए कि उसको सोशल इवेंट्स पे जाना चाहिए, उसको लोगों को मिलना चाहिए। आल्दो कई जगह पे मैं जाता हूँ, मुझे पता चलता है कि आप अकेले ही बैंकर है और आपके अलावा कोई आता नहीं है। तो मुझे इस चीज की हैरत भी होती है क्योंकि लोग इतनी इज्जत से बुलाते हैं और आपको खुद फायदा है इसमें, नेटवर्किंग का फायदा है। आपको अगर कोई नई वर्कशॉप हो रही है, उस वर्कशॉप में डेफिनेटली इनसाइट्स होती है, लर्निंग होती है, वो आप सीख रहे होते हैं, उससे आपको समझ आ रही होती है। तो मेरे नजदीक तो ये बहुत जरूरी है, और इसको मैनेज करना इंसान पे अपने है कि वो उसको किस तरह से मैनेज कर रहा होता है। सर इसमें एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं कुछ और सवाल करने वाली थी लेकिन आपके जवाब से ना मैं एक और जहत एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। पीपल हु आर एज एक्सपीरियंस्ड और मोर और लेस एज एक्सपीरियंस एज यू आर, आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं इस चीज़ को कि इसमें इंस्टीट्यूशन का भी बड़ा रोल है जिससे आप जुड़े हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग एम्पावरमेंट विद इन द रोल के ऊपर बिलीव नहीं करते। तो जब तक आपको वो एक सेफ कॉर्नर नहीं मिलता, अपने इंस्टीट्यूशन की तरफ से एक सेफ्टी नेट नहीं मिलता, तब तक ऑब्वियसली आप वो कर भी नहीं सकते। तो एक तो चले हमें जेएस के बारे में ये भी पता चल गया कि यहाँ पे एम्पावरमेंट का कल्चर भी है। अच्छा, एक चीज ये भी बताएं कि पोस्ट कोविड वर्ल्ड, क्योंकि उसमें हर तरह की चीज चेंज हो चुकी है, इवन टेक्नोलॉजी जो हम प्री कोविड यूज करते थे वो भी अब एआई के एवोल्यूशन और मुसलसल रेवोल्यूशन के बाद वो बदलती जा रही है। जहाँ पे काम करने के हवाले से या पर्सनल इवन लाइफ में रिलेशनशिप बिल्डिंग के हवाले से चीज़ें, स्किल सेट, कैपेसिटी बिल्डिंग, सब कुछ चेंज हो चुका है। तो आप कितने नंबर देते हैं आईक्यू को और कितने नंबर देंगे ईक्यू को? आई थिंक सो कि जो मेन स्ट्रीम है ना वो डेफिनेटली ह्यूमन माइंड है। ह्यूमन माइंड की रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती। लेकिन आपने जैसे बात की, बिल्कुल ऐसे ही है। कोविड के बाद बहुत सी चीजें बदली। अब अगर छोटी सी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि कोविड से पहले की बैंकिंग में और आपकी बैंकिंग में बहुत ज्यादा फर्क है। अब जो कोविड से पहले की बैंकिंग थी उसमें आपको अगर 10,000 का भी चेक आपने कैश करवाना है तो आपने काउंटर पे जाना है। कोविड के बाद का जो है ना 2,50,000 तक की जो ट्रांजेक्शन है ना वो डिजिटलाइज हो चुकी हुई है। बिल्कुल। लोग प्रेफर करते हैं कि किसी को फंड ट्रांसफर कर रहे हैं बजाय कि उसको चेक दें ताकि वो ब्रांच में जाए, पहले उसको पार्किंग नहीं मिलेगी, पार्किंग मिलती है तो फिर वो अंदर जाएगा और जाके उसकी एक हैसल है, वेटिंग टाइम है, तो वो उसकी चीजें बहुत ज्यादा चेंज हुई। इवन आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जब कोविड था तो उसमें बैंक्स ने बहुत ये सर्विस भी दी कि लोगों को घर में उनको फैसिलिटेट किया कि उनके चेक लिए और उनको पेमेंट वहां पे दी। इस तरह इस लेवल तक की भी हमने कहते सपोर्ट की अपनी बिजनेस इंडस्ट्री को। तो आई थिंक सो कि जो एआई का जो रोल है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और आईटी में और डिजिटलाइजेशन में बहुत ज्यादा काम भी हुआ है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो ह्यूमन माइंड है उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। हाँ, वो लोग शायद रिप्लेस हो जाए जो एआई को समझ नहीं पाएंगे या डिजिटलाइजेशन के जो एरा को उसमें से जो मिसफिट होंगे वो शायद स्किप हो जाएंगे। अदरवाइज जो ह्यूमन माइंड है इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और सवाल जो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने करियर की ट्रेजेक्ट्री में ना उस पॉइंट पे हैं जहां ऑब्वियसली अब आप मजीद लीडरशिप पोजीशन की तरफ यू प्रोबेबली विल बी लुकिंग फॉरवर्ड इंशाल्लाह ताला। सो अगर आपने एक आइडियल वर्क प्लेस डिज़ाइन करनी हो और उसमें एम्प्लॉयज़ के लिए या अपने टीम मेंबर्स के लिए आप मैं बेनिफिट नहीं कहूँगी इसको, सारे एचआर, इंश्योरेंस, ये सारे ये कीवर्ड बहुत बेचते हैं। मैं कहूँगी कि ये एक आप उनको बेसिकली वैल्यू एडिशन दे रहे हैं उनकी लाइफ में। तो हेल्थ एंड लाइफस्टाइल
से मुतालिक कौन से ऐसे 2 मेजर बेनिफिट्स हैं जो आप चाहेंगे कि उनके पास हों? आई थिंक सो कि जो बहुत बैंकों में कम हो गया वो है पेरेंट्स का मेडिकल। कि स्पेशली जैसे जैसे हम लोग कहते हैं अपने करियर में ग्रो कर रहे होते हैं, तो हमारे जो पेरेंट्स हैं वो ओल्ड एज में चले जाते हैं। और बहुत से बैंक इसमें अभी बहुत शायद ही कोई 1-2 बैंक होंगे जो अपने पे जो एम्प्लॉय को उसके पेरेंट्स के मेडिकल पे भी फैसिलिटेट कर रहे हैं। ये चीज ऐसी है जो बड़ा की फैक्टर होता है। बेसिकली 40 से 50 एज के दौरान आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, आपके बच्चों के एजुकेशन फी है, तो उसके साथ अगर आपके पेरेंट्स को कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो जाती है तो उसका एक एक्सपेंस जो है ना वो एक ऐसी चीज होती है जो थ्रू आउट टीज करता रहता है। या तो मैं समझता हूँ कि अगर वो चीज हर स्टेट बैंक की तरफ से कंपल्सरी हो जाए तो उसका सबको बहुत ज्यादा फायदा होगा। सर, आपके नज़दीक क्या बैंक्स के जो की प्लेयर्स हैं या जो डिसीजन मेकर हैं फाइनेंस के पाकिस्तान में, उनके नज़दीक ये कोई प्रॉब्लम है भी या नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल है, और इसमें बहुत बैंक काम भी कर रहे हैं। अच्छा। तो इंशाल्लाह होपफुली ये हो जाएगा। लेकिन अगर आप जैसा आपने कहा था ना कि अगर स्टेट बैंक इसको इम्प्लीमेंट करवाए तो फिर हर बैंक के लिए बहुत जरूरी होगा इसको फॉलो करना। तो ये अगर स्टेट बैंक के थ्रू से तरफ से आएगा तो ज्यादा जल्दी हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये बताएं कि थोड़ा सा कैंडिडेट सवाल करती हूँ कि पर्सनली कोई ऐसी हेल्दी हैबिट जो कि आपने पिछले 1 साल में अडॉप्ट की हो? हेल्दी हैबिट बिल्कुल ऐसे ही है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये मैं अक्सर अपने आप से भी पूछता हूँ कि मैं ऐसा अपने लिए क्या कर रहा हूँ। तो मैंने इससे पहले असल में जो बैंकर्स है ना वो लोग इस बात को मेरी समझेंगे कि हम लोग जब किसी क्लाइंट के पास जाते हैं तो हम ना नहीं कर सकते किसी भी कुछ के खाने पीने के लिए की मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको उससे क्या होता है कि हेल्थ इश्यूज डेफिनेटली आ जाते हैं। आप फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 5 लोगों को मुख्तलिफ जगह पे मिले हैं तो आपने 5 चाय पी है या कॉफी पी है तो वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो मैंने इसके लिए इसका सबसे बड़ा एक हल निकाला था, वो ये था कि मैंने रात की वॉक नहीं मैं करता था, क्योंकि हम लोग सारे दिन के बाद इतने ज्यादा थक जाते हैं कि दिल नहीं कर रहा था किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए। तो मैंने उसको स्टार्ट किया और आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे उस पर बड़ा अच्छा फील भी हुआ। और आप जैसे मैंने आपसे भी जिक्र किया था मेरा बैक का प्रॉब्लम हो गया था, तो वो अब मैं जब से मैंने वो अपनी हैबिट डेवलप किया है, स्पेशली रात की सुबह की भी मेरी कोशिश होती है सुबह भी मैं 20-25 मिनट के लिए वॉक कर लूं। तो जो शाम की मेरी वॉक है वो तो नेसेसरी है। तो उससे मुझे मल्टीपल बेनिफिट्स नजर आने शुरू हो गए हैं और आई थिंक सो कि ये बहुत जरूरी है। तो मैं तो सबको जिसको भी मिल रहा हूँ उसको यही बता रहा हूँ कि बहुत से लोगों को पता भी है लेकिन लोग सुस्ती कर जाते हैं। तो मैं उनको ये कह रहा हूँ कि इस चीज को अपने साथ जिंदगी का एक हिस्सा बना लें कि हमने वॉक जरूर करनी है। और ये एक ऐसी चीज है जिसके लिए आपको सिर्फ अपने आप को इस पे विलिंगनेस शो करनी है या अपने आप को सिर्फ एक दफा उठाने की देर है और आप ये कर सकते हैं और इसका लेटर ऑन भी बहुत ज्यादा फायदे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, ये एक बहुत जहाँ पे हम इतनी इकोनॉमी सेंटर्ड वर्ल्ड में रहते हैं, ये बात बहुत सुनते हैं हम कि लोग कहते हैं बिजनेस हमारा एसेट है, गोल्ड हमारा एसेट है, बच्चे हमारा एसेट है, बैंक बैलेंस हमारा एसेट है, वगैरह वगैरह। रोलेक्स घड़ियां किसी का एसेट होती हैं। मैं ये समझती हूँ कि लोग एसेट होते हैं। जैसे बिजनेस में दे डोंट बाय योर प्रोडक्ट, दे बाय यू, दे बाय द पीपल एसोसिएटेड विद इट। तो आपके नज़दीक बैंकिंग सेक्टर में खास तौर पे पाकिस्तान के इकोसिस्टम में क्या ये बात किस हद तक फॉलो होती है या आइडियली कितनी फॉलो होनी चाहिए? देखिए अच्छी ऑर्गेनाइजेशन तो इसको बहुत अच्छे तरीके से फॉलो कर रही है, क्योंकि आप जैसे मैंने आपको बताया कि मैं ये 500-600 कंपनीज के वो विजिट्स भी करता हूँ, उनको मिलता भी हूँ। 500-600 कंपनीज का मतलब है कि यू मीन के आई एम मीटिंग ऑलमोस्ट 1000 पीपल इन अ मंथ। तो उसमें मैंने ये चीज देखी भी है और समझी भी है कि वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत ग्रो करती हैं जिनका एचआर स्ट्रांग होता है और जिनके लोगों को एचआर को एम्पावरमेंट मिल रही होती है और एचआर वैल्यू कर रहा होता है अपने लोगों को। बेसिकली एचआर का काम सिर्फ हायरिंग या फायरिंग नहीं है। वो बैंक जिस तरह के बैंक में एचआर बहुत स्ट्रांग होते हैं वो उनकी लाइफस्टाइल को मैं देख रहा होता है, उनकी वेलबींग को देख रहा होता है कि ये किस तरीके से कर रहा है। और मेरे नजदीक अगर कोई अच्छी टीम नहीं है तो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। बिल्कुल। जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को आप देखेंगे तो वो किसी एक बंदे की वजह से ग्रो नहीं कर रही होती, वो पूरी एक टीम के साथ ग्रो कर रही होती है। इसी चीज को समझते हुए हमने जेएस बैंक ने अपनी 2-3 प्रोडक्ट भी ऐसी लॉन्च की हुई है जिसमें जेएस पेडे है। जेएस पेडे जो है वो जितने भी आपकी सैलरीड क्लास के लोग हैं उन सब के बेनिफिट्स के लिए है। यानी एक बैंक अकाउंट के थ्रू आप लोग
तो आपको मुख्तलिफ किस्म की इंश्योरेंसेस मिल रही हैं, स्पेशली अभी हमने उनके अंदर इन्हांसमेंट की है। अगर इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ या परमानेंट डिसेबिलिटी हम 15 लाख रुपए की अमाउंट दे रहे हैं, 1.5 मिलियन, विच इज अ ह्यूज अमाउंट। तो इसी तरीके से अगर किसी का सैलरीड क्लास बंदे का जिसने जेएस बैंक को ऑप्ट किया हुआ है, उसका अगर मोबाइल स्नैच हो गया तो 1 लाख रुपए का तक का उसको क्लेम मिल सकता है। इन केस वो अपने रसीद के साथ अपना इंश्योरेंस क्लेम ले तो उसको 1 लाख रुपए हम दे रहे हैं। ये सारे बेनिफिट्स जो हैं हम इसीलिए दे रहे हैं कि हमें इस बात का अंदाजा है कि जो हमारे साथ बैंकिंग कर रहा है उसकी टीम उतनी ही इम्पोर्टेंट है और उसकी टीम की वजह से वो कंपनी ग्रो कर रही है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, वाइंडिंग अप एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। अभी आपने कहा कि अच्छी कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं उनका एचआर सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं कर रहा होता बल्कि ह्यूमन एसेट समझता है अपने लोगों को। तो ऐसी कंपनीज भी होंगी यकीनन, क्योंकि आप मिलते रहते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनीज भी हमने देखी हैं जिसमें इस तरह का कल्चर अभी डेवलप होने में बड़ा टाइम लगेगा। तो ऐसे एचआर्स को क्या ऐसा मैसेज देंगे आप कि वो एम्प्लॉय वेलबींग को प्रायोरिटाइज करने में कैसे रोल प्ले कर सकता है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए सब एचआर से ज्यादा जो है ना, आई थिंक सो कि बल्कि अच्छा हुआ मैं आपके इस प्लेटफॉर्म पे ये बात कर लेता हूँ। बल्कि मैं काफी एचआर की गैदरिंग्स पे भी गया हूँ, तो मुझे उस पे मैंने कुछ खुद से चीजें समझी थी। तो ये अच्छा चले मैं आपके इस पॉडकास्ट में ये बात कर लेता हूँ। देखिए हमारे मुल्क में ना एक डिपार्टमेंट है जिसमें हम उसको कहा जाता है लेबर डिपार्टमेंट। लेबर डिपार्टमेंट के जो इंस्पेक्टर्स हैं वो हर कंपनी में जाते हैं, हर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं और जाके ये देखते हैं कि यहाँ पे कितने लोग काम कर रहे हैं, कि अंडर एज तो कोई नहीं है, इस तरह की चीजें वो देख रहे होते हैं। अगर ऐसा हो जाए, ऐसी सीपी इस पे कोई एक्शन ले और जो लेबर इंस्पेक्टर है या लेबर डिपार्टमेंट है उनको इस तरह की डायरेक्शन दे कि आप हर कंपनी में जाएं, तो आप जाके अपने वहां के एचआर के साथ कोलैबोरेशंस करें या एचआर के साथ बैठे और उनसे पूछें कि आपकी कंपनी में आप कितने इम्पावरफुल है। अगर आप पावरफुल नहीं है तो उस पे वो जाके उस कंपनी को एचसीसीपी या लेबर वाले जो है वो उसको जाके उसके सीनियर्स को मिले और उसको बताएं कि देखें आपको अपनी टीम के वैल्यू करना होगा और वैल्यू करने के लिए आपको अपने एचआर को एम्पावर करना होगा। तो मैं समझता हूँ कि हर एचआर को अलाइन होना चाहिए एससीसीपी या फिर लेबर इंस्पेक्टर के साथ। अगर ऐसा हो गया तो फिर तो इंशाल्लाह ताला एक रेवोल्यूशन होगी, हर बंदे को उसके राइट्स मिलेंगे। और अभी मैं बताऊं कि जैसा हमने स्टार्ट में कहा कि जो अच्छी कंपनीज हैं उसमें तो ये चीजें मॉनिटर हो रही हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक एचआर का इवेंट अटेंड किया तो उसमें नेस्ले के लोग थे, उसमें नेस्ले की एचआर हेड थी, फौजी ग्रुप के एचआर हेड थे, फिर सीसीएल के एक बड़ी फार्मास्यूटिकल है उसके एचआर हेड थे। तो वो लोग बैठ के ना एचआर की चीजों पे बात कर रहे थे। तो मैंने उनसे ये कहा कि आप लोग तो अच्छे लोग हैं। कहने लगे हम अच्छे क्यों हैं? मैं कहा क्योंकि आपका ताल्लुक अच्छे कंपनी से है जहां पे जो टीम्स की वैल्यू का पता है, उनको ये पता है कि ये टीम्स जस्ट लाइक आवर फैमिली है और हमने इनका ख्याल ना रखा तो हमारा काम जो है वो सफर होगा। जबकि इसके ये तो फर्स्ट ईयर है ना, इससे नीचे के टीयर पे आप आए जहां पे तो मिड लेवल की कंपनीज है, वो एक एचआर को सीरियसली यूज कर रही होती है कि एचआर उनको हायरिंग करके दे रहा है और एचआर उनके स्टाफ को फारिग करके दे रहा है। तो उनके पास कौन जाएगा, उनके इश्यूज कौन समझेगा? तो उसके लिए आप उस पे जरा कोई स्ट्रेटेजी बनाए। तो वहां पे उन्होंने भी यही कहा कि हाँ ये हम लोग तो बैठ के बात कर सकते हैं लेकिन इसको पे स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है, एससीसीपी इस पे काम कर सकता है, गवर्नमेंट कर सकती है इस पे काम। गवर्नमेंट कोई एक और लेदर बॉडी भी बना सकती है कि वो जो जाके अपने कंपनीज को पे जाके चेक करें कि उनके एचआर वाले काम क्या कर रहे हैं। जिस दिन एचआर स्ट्रांग हो गया तो फिर डेफिनेटली वो उस टीम के, उस कंपनी के जो लोग हैं उनकी वेलफेयर भी बेहतर हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी इनसाइट्स जान के। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आज के इस एपिसोड में हमने बहुत सारे डिफरेंट और डाइवर्स मौजूआत पे बात की। हमने हेल्थ पे बात की, वेलनेस पे, लाइफस्टाइल पे, मेंटल हेल्थ पे, पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर पे, एम्प्लॉय वेलबींग पे, और सबसे बढ़ के सर ने आखिरी सवाल के जवाब में तो एचआर के साथ कमाल ही कर दिया। तो अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आई, कुछ सीखा इससे, कुछ अच्छा लगा, तो अपनी फ्रेटर्निटी में अपने लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, उन सब के साथ जिनके लिए आप केयर करते हैं जरूर शेयर कीजिए। इसी इम्पैक्ट के साथ, इसी हेल्थ, वेलनेस और फिटनेस के मैसेज के साथ हम बहुत अच्छे लोगों को आपसे मिलवाते रहेंगे। मेरा नाम है सना खान, हम हैं टीम मरहम।